आज हम लोग यूनिट 2 फिलोसफिकल प्रीमाइसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। बच्चों, हम जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो समझना होगा कि यह वह बॉडी थी जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जिम्मेदार थी। इसका काम 1946 से 1949 तक चला और इसने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जो भारत के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। यह असेंबली भारत के आज़ादी के संघर्ष का परिणाम थी, जिसमें विजनरी लीडर्स और थिंकर्स का योगदान था। इसका लक्ष्य था भारत को एक डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और सॉवरेन रिपब्लिक बनाना। इस असेंबली के काम में आज़ादी की लड़ाई और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का घना प्रभाव था, जो नए भारत के सपनों को साकार करने में मददगार रहा। आइडियोलॉजिकल और फिलोसफिकल बैकग्राउंड अब हम लोग देखते हैं। अब यह असेंबली काम करते वक्त अलग अलग विचारधारों से प्रवृत्त हुई थी। वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और इंडिजिनस फिलोसफिकल ट्रेडिशंस इसके मूल आधार बने। देखो, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखा गया था, जैसे कि लिबरलिज्म से लिबरल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पे भरोसा किया गया, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल राइट और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। यह वैल्यू फ्रांस और अमेरिका की रिवॉल्यूशन से प्रभावित थी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हम लोग ने सोशलिज्म को भी इंक्लूड किया। भले ही सोशलिस्ट साहब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में पहले नहीं था, 1976 के 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया, पर वेल्थ और रिसोर्सेज के सामने वितरण की बात पहले से थी। जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लीडर सोशलिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। गांधीयन फिलॉसफी को भी इंक्लूड किया गया। गांधी जी के विचार जैसे नॉन वायलेंस, अहिंसा, सेल्फ रिलायंस और पंचायती राज का एम्फेसिस रूरल गवर्नेंस और सोशल हार्मनी के डिस्कशंस को गाइड करते हैं। सेक्युलरिज्म को इंक्लूड किया गया। भारत के थ्योरिस्ट स्टेट नहीं बनेगा, यह पक्का किया गया। कोई भी ऐसा स्टेट रिलीजियस लाइन पे नहीं बनेगा, मतलब हर धर्म का सम्मान मिलेगा, सब इक्वल रहेगा और राज्य किसी भी एक फेथ को प्रमोट नहीं करेगा। फिर सोशल जस्टिस को भी लिया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए सोशल जस्टिस लाने पर जोर दिया। SC, ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए अफर्मेटिव एक्शन की प्रोविजंस यहीं से आई थी। तो ये सब मिलाकर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद बनते हैं जो ट्रेडिशन और मॉडर्न वैल्यूज को सम्मेलन हो और फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार हो। अब हम लोग देखते हैं फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फिलोसफी एक ऐसे राज्य की कल्पना करती है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस और इंडिविजुअल फ्रीडम को अपहोल्ड करे और भारत को डाइवर्सिटी को एकता में बदले। देखो, इसका विजन क्या था? सबसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सॉवरेनिटी लोगों में होगी, इंडिविजुअल यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, सबको वोट का अधिकार और पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। फिर फेडरलिज्म को लिया गया। फेडरल स्ट्रक्चर पे काम हुआ जहां स्टेट्स और सेंटर के बीच पावर डिवाइड हुई, पर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई जो एकता और अखंडता बनाए रखे। फंडामेंटल राइट्स लाया गया जो इंडिविजुअल लिबर्टीज जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को गारंटी किया गया। DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यह प्रिंसिपल नॉन जस्टिसिएबल है, पर यह वेलफेयर और सोशल जस्टिस के गोल्स को गाइड करते हैं। सेक्युलरिज्म एंड प्लूरलिज्म, हर धर्म का एक समान नजरिए से देखा जाएगा और हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की आज़ादी मिलेगी। 6th, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आया। एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी का विजन रखा गया जो कॉन्स्टिट्यूशन और लोगों को अधिकार की रक्षा करे। असेंबली को पता था कि भारत कम्युनलिज्म, पॉवर्टी, इलिटरेसी और रीजनल डिस्पैरिटी जैसे चैलेंजेस का सामना करेगा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने एड्रेस करने के लिए डिजाइन किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एकेडमिक डिबेट्स। अब अगर इसका डिस्कशन को देखें तो डिबेट्स काफ़ी इंटेंस थी, जिसमें आइडियोलॉजिकल और प्रैक्टिकल दोनों चैलेंजेस इंक्लूड थी। इंपॉर्टेंट डिबेट क्या थी वो देखते हैं। मैम, मुझे पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डिबेट्स थी। पहला इंडियन फेडरलिज्म पे, सेकंड इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस सोशल जस्टिस पे हुआ था, फिर सेक्युलरिज्म पे हुआ था, फोर्थ कास्ट और रिजर्वेशन पे हुआ था और फिफ्थ माइनॉरिटी राइट्स पे हुआ था। गुड, अब इस चीज को हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में समझते हैं। इंडियन फेडरलिज्म, सेंटर और स्टेट के पावर का बैलेंस एक बड़ा मुद्दा था। रीजनल ऑटोनॉमी और नेशनल यूनिटी के बीच कॉम्प्रोमाइज किया गया। सेकंड, इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस सोशल जस्टिस, इंडिविजुअल फ्रीडम और सोशल जस्टिस के बीच एक बैलेंस सेट किया गया। फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसिएबल बनाया गया और DPSP को मॉरल बाइंडिंग रखा गया। फिर आता है सेक्युलरिज्म। भारत को सेक्युलर बनाने पर काफी चर्चा हुई।
और आखिर में फ्रीडम ऑफ रिलीजन और इक्वालिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। फोर्थ इज कास्ट और रिजर्वेशन। कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन का इंक्लूजन एक बड़ा मुद्दा था जो SC ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए सोशल जस्टिस का एक मूल या एक टूल बना। माइनॉरिटी राइट्स, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए नेशनल यूनिटी को एम्फसाइज किया गया। यह डिबेट भारत के डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटीज को रिफ्लेक्ट करती है और कॉन्स्टिट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज और कॉन्सेंसस के साथ बनाया गया। लास्ट में जब हम लोग देखते हैं तो समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विजन एक डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, प्लूरलिस्टिक भारत बनाना था। यह असेंबली एक डायनामिक डॉक्यूमेंट डिजाइन करने में सफल रहा जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल वैल्यूज का बैलेंस करके एक नए चैलेंजेस को हैंडल कर सकता है। आज हम जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं वह इन्हीं विचारधाराओं को रिफ्लेक्ट करती है और इसी का रिफ्लेक्शन है। थैंक यू एवरीवन। आज का लेक्चर सेकेंड यूनिट हम लोग खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 कवर करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जितने भी लेक्चर्स हैं इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें।